आज जो हमारा टॉपिक है वो बीए फाइनल के फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है अव्यय तंत्र, और इसके बारे में हम आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे। अव्यय तंत्र किसी भी देश का अव्यय तंत्र उसकी संरचना, भूभाग का ढाल, जल प्रवाह का वेग और आकार आदि बातों पर निर्भर करता है। भारत में यदि हम देखें अव्यय तंत्र, तो भारत किसी भी क्षेत्र के अव्यय तंत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र की नदियों या वहाँ की जल की जो प्रगति होती है या जल का जो प्रवाह होता है उस पर डिपेंड करता है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का स्थान सदैव से महत्वपूर्ण रहा है। नदियाँ प्राचीन काल से ही मानव के जीवन और विभिन्न गतिविधियों का साधन रही हैं। नदियाँ सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत शक्ति प्राप्त करने में भी सहायक होती हैं। नदियाँ आवागमन का प्रमुख साधन है। प्राचीन काल में इन्हीं के द्वारा आंतरिक व्यापार होता था, और भारत की कुछ नदियाँ तो ऐसी हैं जिनके में स्वर्ण कण पाए जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की सोन, बिहार की स्वर्ण रेखा और असम की सुबनसिरी नदी। आगे हम देखते हैं जल विभाजक रेखा। जल विभाजक रेखा आप इस चित्र में देखिए, जल विभाजक रेखा आपको ब्लू कलर की लाइंस में दिख रही है। ये जल विभाजक रेखा वह होती है जो दो भाग में जल की स्थिति को डिवाइड करती है। जैसे हमारे भारत में जो जल विभाजक रेखा है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अववाह क्षेत्र और अरब सागर में गिरने वाली नदियों से अधिक विस्तृत है। अरावली पर्वत इन दोनों अववाह प्रदेशों के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं। जल विभाजक रेखा मानसरोवर झील से प्रारंभ होकर अरावली पर्वत के बीचों बीच उदयपुर तक आती है। वहीं दक्षिण में जल विभाजक रेखा नर्मदा की घाटी से प्रारंभ होकर पश्चिमी तट के समानांतर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। जैसे आप इसमें देखिए, आपको ये समझ में आ रहा है, जल विभाजक रेखा ये मानसरोवर झील से प्रारंभ हुई है और ये बीचों बीच अरावली पर्वत के बीच में आके उदयपुर तक रहती है। फिर दक्षिण में ये नर्मदा की घाटी से प्रारंभ होकर पश्चिमी तट के बिल्कुल समानांतर नीचे तक आप देखिए कन्याकुमारी तक फैली हुई है। आगे हम देखते हैं भारत का जो अववाह तंत्र है उसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, दक्षिण भारत का अववाह तंत्र और उत्तरी भारत का अववाह तंत्र। दक्षिण भारत के अववाह तंत्र के अंतर दक्षिण भारत की नदियां आती हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती और माही। इन नदियों में कुछ नदियां ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ अरब सागर में। जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में हम लेते हैं गोदावरी नदी। यह वह नदी है जो दक्षिण पठार की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। यह नदी 1465 किलोमीटर लंबी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की खासियत यह है कि इसमें कई पुल बने हुए हैं ओल्ड, जैसे उसमें एक है ओल्ड गोदावरी ब्रिज और गोदावरी आर्क ब्रिज। देखिए अब इसमें आपको गोदावरी नदी दिख रही है। मैप में भी आपको नदियों को मैप में नीले रंग से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए आप देखिए नीले रंग से आपको गोदावरी नदी दिख रही है। नीचे गोदावरी आर्क ब्रिज है, ऊपर गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। जैसे हिंदू धर्म में कुंभ के मेले लगते हैं, उसमें जो 4 जगह लगते हैं वो है प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। नासिक जो शहर है वो गोदावरी नदी के तट पर बसा होने के कारण गोदावरी नदी का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। अब हम आते हैं महानदी पर। महानदी का उद्गम क्षेत्र रायपुर जिले में आता है। यह सिहावा के क्षेत्र में है। इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है। यह उड़ीसा में एक बड़ा डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह आपको महानदी दिख रही है। महानदी आपको मैप में स्पष्ट समझ में आ रही है। हीराकुंड बांध जो आपने सुना होगा वो इसी नदी पर बनाया गया है। अब हम आगे आते हैं कृष्णा नदी पर। यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा कावेरी, तुंगभद्रा आदि नदियां भी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये देखिए कृष्णा नदी आपको दिख रही है जो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इस नदी की सबसे मुख्यता ये है कि इसके ऊपर जो शिव समुद्रम जलप्रपात योजना बनाई गई है वह भारत देश की प्रमुख योजना है, क्योंकि इस शिव समुद्रम जलप्रपात में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। आगे हम बढ़ते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों में। उसमें माही, नर्मदा और ताप्ती हैं। नर्मदा इसमें मुख्य है, जबकि माही, ताप्ती नदी इसकी सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, यह भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह भारत के अंदर बहने वाली 3री सबसे लंबी नदी है। भारत के अंदर से तात्पर्य
उन नदियों से होता है जिनका उद्गम स्थान भारत है और आखिरी में वो भारत तक ही, भारत के ही किसी पूर्व या पश्चिम जगह में आखिरी में उनका अंत होता है। तो ये भारत के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह नदी खंबात की खाड़ी से जाकर अरब सागर में गिरती है। देखिए नर्मदा नदी जिसको आप ये मैप में देख रहे हैं, साथ में आप इसका देखिए ब्रिज देखिए और इसका भेड़ाघाट जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर बना है। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में नर्मदा को गंगा की संज्ञा दी गई है और जो कि मध्य प्रदेश की कई जगह नर्मदा नदी का योगदान होने के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी बोला जाता है। आगे हम देखें, यह नदी कपिलधारा, भेड़ाघाट का धुआंधार और होशंगाबाद में घाघरी जलप्रपात बनाती है। जो आप देख रहे हैं मैप में आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। हम आगे बढ़ते हैं उत्तर भारत के अववाह क्षेत्र में। उत्तर भारत की नदियाँ मोस्टली हिमालय पर्वत से निकली हैं। ये नदियाँ अपनी युवावस्था में हैं जिसमें ये तीव्र गति से तोड़फोड़ करती हैं। इनका बहाव बहुत तेज होता है, इनमें जल की मात्रा भी ज़्यादा होती है क्योंकि ये हिमालय से निकलती हैं। उत्तर भारत की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा यमुना नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र आप नाम से ही जानते हैं कि सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत और चीन के मध्य से बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनका बाब नामक जलधारा माना जाता है। इसकी लंबाई 3880 किलोमीटर है। सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। ये जो नीचे जो नदियां हैं आप जानते हैं, पंजाब को पंजाब इसलिए कहते हैं क्योंकि पंजाब में 5 नदियों का संगम है, तो उनमें ये नदियां शामिल हैं, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास। इसमें आप सिंधु नदी को देखिए बच्चों ध्यान से, इसमें आपको 2 मैप दिख रहे हैं। एक नीचे आपको सिंधु नदी की पूरी मैप दिख रहा है, ऊपर आपको भारत पाकिस्तान के आपको झंडे दिखाई दे रहे हैं। इसमें मतलब ये कि सिंधु नदी चीन, भारत और पाकिस्तान के बीच से निकली है और इसका अधिकांश जल पाकिस्तान में प्रभावित होने के कारण यह नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी मानी जाती है। और कहीं ना कहीं जो भारत पाकिस्तान में जो विवाद है उसका कोई एक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच के विवाद में एक विवाद सिंधु नदी जल का विवाद भी आता है। आगे हम बढ़ते हैं अगले तंत्र में, गंगा यमुना नदी तंत्र। गंगा नदी भारत की प्रसिद्ध नदी है जो हिमालय पर्वत के गोमुख हिमनद से निकली है। ये भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। गंगा नदी की अपनी प्राकृतिक संपदा ही नहीं बल्कि जन जन की भावना तो आस्था का आधार भी है। गंगा नदी से हम सभी परिचित हैं, हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में उसे एक पवित्र नदी माना जाता है। इसकी कई सहायक या उप नदियाँ हैं जैसे यमुना नदी, सोन नदी, रामगंगा, काली गंगा, राप्ती नदी, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा आदि। यही देखिए गंगा नदी, आपको इसमें मैप में सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं गंगा नदी। और गंगा नदी के बारे में बताना हम ज़रूरी ये है कि हम सभी जानते हैं कि इस भारत में गंगा नदी को सबसे प्रमुख नदी का दर्जा मिला है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप देखिए प्रयाग से होते हुए ये कलकत्ता तक कैसे आती है, किन किन रास्तों से आती है। और जहाँ जहाँ गंगा नदी का क्षेत्र आता है वो स्थान पवित्र स्थल माना जाता है। तो हिंदू धर्म के अनुसार गंगा नदी एक भारत की प्रमुख नदी होने के साथ एक ऐतिहासिक और पवित्र नदी भी माना जाता है। आगे हम आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इस नदी में भयंकर बाढ़ आने के कारण अन्य राज्यों को ये काफ़ी हानि पहुंचाती है। इस कारण इसे असम का शोक भी कहा जाता है। ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, आपको इसमें सारी चीज़ें मैप में सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इस तरह हमने देखा भारत की उत्तर और दक्षिण भारत की नदियाँ। हम देखते हैं भारत की उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों में तुलनात्मक अध्ययन। इसमें देखिए जो उत्तर भारत की नदियां हैं वो उत्तर भारत की नदियों की धारा जो होती है बहुत तेज होती है, जबकि दक्षिण भारत की नदियां अधिक पुरानी होती हैं। हिमालय की नदियों के मार्ग में पर्वतीय, मैदानी, डेल्टा आदि की अलग अलग अवस्थाएं उत्तर भारत की नदियों में पाई जाती हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियों का अधिकांश भाग मैदानी होता है। उत्तर भारत की नदियों में सिंचाई और नाव चलाने की सुविधा काफ़ी अच्छी पाई जाती है, जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ इस दृष्टि से उपयोगी नहीं हैं।
उत्तर भारत की जो नदियाँ होती हैं वो हिमालय से निकलने के कारण ये वर्ष भर हरी भरी रहती हैं, जबकि दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा ऋतु में बाढ़ आने के कारण ये सूख जाती हैं। वर्षा ऋतु में इसमें बाढ़ आ जाती है। इस तरह बच्चों आज हमने भारत के अववाहि क्षेत्र और भारत की नदियों के बारे में अध्ययन किया और ये जाना कि भारत की नदियाँ कितनी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं, कितनी सहायक हैं, और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी नदियों या नदियों में बहने वाले जल की रक्षा करें, उन्हें प्रदूषण से मुक्त करें, ताकि वो इसी तरह प्रभावित रहे, अपनी युवावस्था में हो या प्रौढ़ावस्था में हो, उनका जीवन हमेशा बरकरार रहे। धन्यवाद।